ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो नीडी क्लासेज जो है अपना क्रैश कोर्स सीरीज चला रहा है। अभी इस क्रैश कोर्स सीरीज में हमारा लूसेंट सीरीज चल रहा है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं हम। एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारा जो है मेडिएवल हिस्ट्री चल रहा है, मध्यकालीन भारत। एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको नीडी क्लासेज के चैनल पर मिल जाएगा। नीडी क्लासेज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक वीडियो जो है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है टाइम प्लान के अनुसार हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं और कैसे जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका 90 दिनों में। तो आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज मेडिएवल हिस्ट्री में हम जो स्टार्ट करेंगे वो सैयद वंश से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सैयद वंश में 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश रहा। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था और इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग कब आया था? 1398 में आया था। तो उसने भारत से लौटते समय अपने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। और खिजर खां जो है नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। तो तैमूर लंग का पुत्र कौन था? शाहरुख था। और उसको खिजर खां हमेशा नियमित रूप से कर भेजता था। सैयद वंश का संस्थापक भी खिजर खां ही था और इसने रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा खुद को। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग उपाधि धारण कर रहे हैं। कोई शाह की उपाधि, कोई रैयत आला की उपाधि। तो ये उपाधि भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देता है कि किसने कौन सी उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था और इनकी पुस्तक जो थी वो तारीख मुबारक शाही। तो प्रश्न पूछ देता है तारीख फिरोज शाही जैसे पूछ देता है, वैसे ही तारीख मुबारक शाही भी पूछ देता है। या मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था इनको याहिया बिन अहमद सरहिंदी और इनकी रचना है तारीख मुबारक शाही। और इसमें सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। तो यहाँ सैयद वंश खत्म हो जाता है और इसके बाद कौन सा वंश आता है? लोदी वंश। ये भी दिल्ली सल्तनत का काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है और काफ़ी दिनों तक इसका साम्राज्य लगभग 75 से 77 साल तक रहता है, 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो लोदी वंश का जो संस्थापक है ये बहलोल लोदी था और वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन सी उपाधि? बहलोल शाहगाजी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। एक एक लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था वो। बहलोल लोदी का जो पुत्र था निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोदी का पुत्र कौन सा था? निजाम खां। और वो सुल्तान सिकंदर शाह बनकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी, अब वही सिकंदर लोदी हो जाता है, उसका नाम निजाम खां रहता है, बहलोल लोदी का पुत्र रहता है। और सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना उसी ने की। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आगरा शहर की स्थापना पूछता है किसने की? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बहुत से कार्य किए, जैसे भूमि के मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोदी ने किया। ये गजे सिकंदरी का जो प्रमाणिक पैमाना बना ये बाद में मुगल वंश में भी काफ़ी प्रयोग में लाया जाएगा भूमि के माप के लिए। तो इसलिए गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, अब ज्वालामुखी मंदिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक लाइब्रेरी भी थी, पुस्तकालय था और उसके 300 किताबों का अनुवाद किसने? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ऐसा ही नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया इसने और तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। तो देखिए ये बहुत कट्टर इस्लामिक, इस प्रवृत्ति से पता चलता है कि वो कट्टर इस्लामिक था। कट्टर इस्लामिक इसलिए क्योंकि वो बुत पूजा जो है और मंदिर में जो मूर्ति को है वो मूर्ति को विध्वंसक था वो, इसलिए उसको कट्टर इस्लामिक भी कह सकते हैं। उसने टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा लिया। तो कट्टर इस्लामी था।
गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतया दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री या वजीर भी कहते हैं जिनको मियाँ भोइया ने 1505 में बनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट नोट है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, अब देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में होता है 21, और यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसमें जो इब्राहिम लोदी है वो हार जाता है। किससे हारता है? बाबर से। और जब बाबर इसको हराता है तभी से ही मुगल मतलब साम्राज्य की नींव कह ये भारत में वो एक नया साम्राज्य दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और मुगल साम्राज्य शुरू होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। अब हम लोग सल्तनत कालीन कुछ शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। बलबम एवं अलाउद्दीन के समय अमीर जो है प्रभावहीन हो गए। मैं बता चुका हूँ पहले भी, अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। जो कैबिनेट है उनका मंत्री परिषद, उसको मजलिस खलवत कहा गया। मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी और मजलिस खलवत की बैठक के लिए उनका एक अपना, जैसे आज हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसी टाइप से उनकी एक मतलब भवन होता था, उसको मजलिस खास कहा जाता था। बारे खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था, उसको बारे खास कहा जाता था। बारे आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था बारे आजम। अब मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वजीर प्रधानमंत्री है और ये राजस्व विभाग का प्रमुख भी है। मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार को कहा जाता था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त जो आय होता था या व्यय का लेखा जोखा कौन? मुशरिफ ए मुमालिक रखता था। मजूमदार, अब मजूमदार जो है उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन, कोषाध्यक्ष ट्रेजरर होता था खजीन। आरिज मुमालिक, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। तो सैन्य विभाग के प्रमुख को या तो दीवाने अर्ज कहिए या आरिज मुमालिक, दोनों कहा जाता था। सदर उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का जो प्रमुख है उसको सदर उस सुदूर कहा जाता था। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये सारा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक पूछ देगा और पूछेगा कि ये कोई भी एक मंत्री का नाम दे देगा, जैसे मुशरिफ मुमालिक, मजूमदार, खजीना, पूछ देगा कौन सा विभाग, या मैचिंग में भी दे सकता है आपको, या वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकता है। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको फिर आंसर बताना होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सदर उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात। मैं बता चुका हूं कि काजी जो है वो न्याय विभाग का अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी, लेकिन सबसे सर्वोत्तम अधिकारी कौन होता था? सुल्तान होता था। उसके बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात होता था। बरीद मुमालिक, गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी बरीद मुमालिक कहलाता था। वकील दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की और पर्सनल डिपार्टमेंट भी होता था, जो कि सुल्तान की के मतलब जैसे देख रेख के लिए एक डिपार्टमेंट था। उनका कौन सा वस्त्र होगा, जूते कैसे होंगे, उनका मतलब खान पान क्या होगा, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट ही था, उसको वकील दर कहा जाता था। दान विभाग का दीवाने खैरात, दास विभाग का दीवाने बंदगान और पेंशन विभाग का दीवाने इस्तिहाक। अब कुछ विभाग और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दीवाने मुस्तकराज, तो वित्त विभाग को दीवाने मुस्तकराज कहा जाता था। कृषि विभाग को दीवाने कोही, और इसको स्टार्ट किसने किया था? तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट कराया था, दीवाने कोही को। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग को। दीवाने बंदगान, दासों के लिए। दीवाने खैरात दान विभाग का है। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। तो अब कौन कौन बनाया है देखिए। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, वित्त विभाग को खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग बलबन। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात जो कि इसका भी फिरोज शाह तुगलक, और दीवाने इस्तिहाक जो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो 3 जो ऐसे हैं जिसको फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामले, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। ठीक है, इसका अध्यक्ष प्रमुख जो है वो सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। अब दीवाने इंसा एक नया विभाग था जो पत्राचार से संबंधित था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी, और ये दूत कौन से होते थे? बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही
बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। तो बरीद क्या है कि कोई भी गतिविधि जो होती थी अलग अलग विभागों में, उसकी जो जानकारी सुल्तान को आकर देते थे, और इसलिए सुल्तान जो है बरीदों को नियुक्त करता था, अपने विश्वास पात्र लोगों को ही बरीद के पद पर नियुक्त करता था। लोक निर्माण विभाग, जो कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट आजकल कहलाता है, उसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, और यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराता था। आज भी ऐसा पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उस समय फिरोज शाह तुगलक ने करा दी थी, सोचिए। अब आगे हम लोग देखेंगे, सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा, तीन कहिए, या तो मुफ्ती कहिए, वली कहिए, या नायब, कुछ भी कहिए, उसके द्वारा शासन किया जाता था। इक्ताओं को सिको, अब इक्ता जो है वो अलग अलग, इक्ता या सूबा जो है, सूबा जो कि प्रोविंस हो गया, जिस वो अलग अलग सिकों में बटा रहता था, जिसको बहुत जगह आप देखेंगे विषय भी कहा जाएगा, दूसरे मतलब किसी दूसरे जो पुराने हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो वहाँ विषय कहा जाता था, लेकिन यहाँ जिलों को सिका कहा जाता था। सिको उर्दू शब्द है, सिको, सिख जो है उर्दू शब्द है में विभाजित किया गया, जहाँ का उसका प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था और वो एक सैन्य अधिकारी होता था। प्रश्न पूछ देगा कि सिकदार क्या है, तो वो सिखों का क्या है, प्रमुख अधिकारी हो और एक सैन्य अधिकारी होता था। अब कर व्यवस्था कैसी थी, इसके लिए एक टेबल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर होता था उसको उसर कहते थे, और जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। तो उसर और खराज जो है भूमि कर होता था, एक मुसलमानों से और एक गैर मुसलमानों से। जकात जो होता था मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लेते थे, संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था, वो 1/40 होता था, उसको जकात बोलते थे। गैर मुसलमानों से जो धार्मिक कर लेते थे वो जजिया कहलाता था। अब खम्स क्या है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर बार एक देख लेंगे। यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि या गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। तो ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं किसमें, लेकिन जब खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी था, तो उसने क्या किया था, 3/4 को सुल्तान के लिए रख लिया था। तो यहाँ केवल 1/5 ही है सुल्तान के लिए। 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था, परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रख लिया। तो फिरोज तुगलक ने सबसे कम अपने लिए रखा था, लेकिन बाकी लोगों ने, जितने भी और सुल्तान हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए रख लिया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिकंदर लोदी मानता है कि गड़ा हुआ खजाना जो है वो जिसको मिलता है उसी का है। सिखों को परगनों में विभाजित, अब जो जिले हैं वो अलग अलग परगनों में विभाजित हैं, और आमील परगने का मुख्य अधिकारी होता था। कौन होता था, आमील, और मुसर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। तो अमीर ए सदा क्या करता था, 100 गांवों के शासन की देखरेख या एक शहर की देखरेख करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, और ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग कौन होते थे, छोटे जमींदार होते थे, जिनको खुद कहा जाता था, और मुखिया होते थे, उनका नाम मुकद्दम होता था। तो देखिए सारे उर्दू शब्द आपको या फारसी के शब्द मिल जाएंगे यहाँ। ग्राम का एक पटवारी भी होता था। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया है। अस्थाई सेना पहले कहाँ शुरू हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मंगल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन, तो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। मंगोल सेना ने अपने सेनाओं को जो है वो दशमलव प्रणाली के अंतर्गत रखा था। ठीक है, दशमलव प्रणाली में 0 से 9 जो आता है अंक आते हैं, डेसिमल सिस्टम में 0 से 9, तो उसके आधार पे ये लोग भी वर्गीकरण किया था, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया था। अब कैसे देखेंगे, 10 अश्वरोही जो होते थे उनको एक सरे खेल कहा जाता था, और 10 सरे खेल मिलकर एक सिपा सालार बनता था। 10 सिपा सालार एक अमीर, 10 अमीर मिलके एक मलिक, और 10 मलिक मिलके एक खान। तो देख रहे हैं ये 10 के सिस्टम में है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अराद कहा जाता था। देखिए उनके सामने में बारूद भी थी सल्तनत कालीन में, और उन्होंने मंगलिक तथा अराद नाम की एक मशीन बना ली थी, जिससे वो लोग गोला फेंकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की, तो फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से आते थे, तो आपके जो मध्य एशिया हैं वहाँ से आएंगे, तुर्की से, अरब से एवं रूस से मंगाए जाते थे, और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून जो है शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित होता था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, क्या क्या, कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था।
सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। क्या कहा गया है? मुक्ताई। भूमि की नाप जोख रखने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण होता था। तो भूमि की नाप जोख हो जाती थी और उसको फिर क्षेत्रफल के आधार पे, उसके एरिया के आधार पे क्या होता था? लगान, जो टैक्स है, कर है, उसका निर्धारण होता था और उसको मसाहत कहते थे। क्या कहते थे? मसाहत। और इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, जो पूरी तरह से सुल्तान के नियंत्रण में भूमि रहती थी, उसको खालसा भूमि कहते थे। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर, अब तांबे के जो सिक्के हैं उनको दिरहम, चांदी के सिक्के को टंका और सोने के सिक्के को जीतल कहा जाता था। अब देवल जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इंटरनेशनल पोर्ट था। समझिए, मतलब यहाँ से सल्तनत काल में भी विदेशी व्यापार होता था, अरबों के साथ व्यापार हुआ करता था। अब स्थान देखेंगे हम लोग, अब प्रसिद्धि के कारण देखेंगे। तो सरसूती जो स्थान है वो अच्छी किस्म के चावल के लिए, अन्हीवारा जो है व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में था, अन्हीवारा। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए और बनारस सोने चांदी एवं जड़ी के काम के लिए आज भी प्रसिद्ध है, तो उस समय भी प्रसिद्ध था। तो यहाँ जो है हमारा दिल्ली सल्तनत कालीन जो है साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाता है। उसके अभी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब अगला जो हम लोग विजयनगर साम्राज्य से शुरू करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जीत का शहर होता है। नाम से ही विजयनगर, जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। प्रश्न पूछ देता है ये, किस संत से? तो विद्यारण्य संत से। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। अब हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने संगम राजवंश की स्थापना कर दी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है आज भी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, और इनकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। तो पूरा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी पे? तो तुंगभद्रा नदी पे। उनकी राजभाषा क्या है? तेलुगु। उसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। ये सारे प्रश्न हैं। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के, अब वारंगल का जो क्षेत्र आप लोग देख लेंगे जो दक्षिण भारत में है, वहाँ के ककातीय शासक हैं, और उन्हीं के ये लोग क्या थे? सामंत हुआ करते थे, हरिहर एवं बुक्का। तो ककातीय शासक कौन से थे? प्रताप रुद्रदेव थे, उन्हीं के ये लोग सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। संगम वंश पहले, जिसमें हरिहर एवं बुक्का थे, अपने पिताजी के नाम पे उन्होंने संगम नाम रखा। फिर सलूब वंश, फिर तुलुब वंश और फिर अराविडु वंश, 4 वंशों ने शासन किया। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री जो आया था निकोलो कांटी, वो विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये प्रश्न पूछता है, निकोलो कांटी कहाँ का शासक, कहाँ का यात्री था? तो इटली का था। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में विजयनगर की यात्रा पर आया था। अब देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उन्होंने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, और इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। तो सबसे प्रतापी राजा कौन होता है संगम वंश का? देवराय द्वितीय होता है, और इनको इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर। तो इटली का निकोलो कांटी देवराय प्रथम, और अब्दुल रज्जाक जो फारस का है वो राजदूत, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। और इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि जो श्रीनाथ हैं वो कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीर दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर, जो कि हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। ठीक है, एक एक जो आपको पॉइंट्स दिखेंगे सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। ठीक है, किसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता था? तो मल्लिकार्जुन को। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। अब देखिए, मैंने कहा भी है कि विजयनगर साम्राज्य में पहले संगम, फिर उसके बाद सालू वंश आता है। तो सालू
नरसिंह जो है वो दूसरे राजवंश की स्थापना करते हैं। कब? 1485 में। और वो 1506 तक रहता है सालू वंश। फिर तुलु वंश जो होता है वो 1505 से लेकर 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और तुलु वंश के ही महान शासक कृष्णदेव राय थे। अब विजयनगर का नाम आते ही एक ही शासक का नाम याद आ जाता है, कृष्णदेव राय, काफ़ी वही प्रसिद्ध हैं। तो वो किस वंश के हैं? तो वो तुलु वंश के हैं। तुलु वंश के महान शासक हैं और वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बने। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा लिखा है उसने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अब कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तो अगर आप यूरोपियंस में देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे भारत में। तो कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। ठीक है। अब कृष्णदेव राय के दरबार में आप देखेंगे, अब तुलु वंश देखें आप 1505 से 1565, और अकबर कब गद्दी पे बैठा? आप देखिए 1556 में। तो समझिए कि जब अकबर का जब शासनकाल शुरू हुआ था उस समय तुलु वंश था। ठीक है। और लेकिन तुलु वंश के कृष्णदेव राय अकबर से काफ़ी पहले 1509 ईस्वी में थे। और यही कारण था कि बाबर अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताता है। मतलब वो उनका कंटेम्प्ररी था बाबर, मतलब कृष्णदेव राय के, मतलब बाबर समानांतर राजा था। कृष्णदेव राय उस समय दक्षिण में शासन कर रहे होंगे, तभी ना अपने बाबरनामा में लिखता है कि कृष्णदेव राय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे और उन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है, अमुक्तमाल्यदा किस में लिखा गया है? तो तेलुगु में लिखा गया है। किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की है। और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की है किसने? कृष्णदेव राय ने। पांडुरंग महामात्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। ठीक है। तेनालीराम अष्टदिग्गजों में से एक थे और इन्होंने पांडुरंग महात्म्यम की रचना की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। कब हो गई? 1529 में। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। अब यहाँ एक टेबल दिया हुआ है संगम वंश के प्रमुख शासक के बारे में, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। हरिहर जो है वो 1336 से 1356, बुक्का प्रथम 1356 से 1377, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404। देखिए सब लोग जो हैं वो ये 20-20 साल के आसपास लगभग शासन कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखिएगा, हरिहर द्वितीय जो हैं वो केवल 25 साल से ऊपर शासन कर रहे हैं, बाकी हरिहर और बुक्का प्रथम 20-20 साल के आसपास। देवराय प्रथम, अब ये भी लगभग 20 साल के आसपास। देवराय द्वितीय, ये भी 20 साल के आसपास। अब 20 आसपास का मतलब कि कोई 24, कोई 18, ऐसे 20 ऐसे। मल्लिकार्जुन जो है ये भी आपके लगभग 20 साल के आसपास देखिए। और विरूपाक्ष जो है ये भी 20। तो देखिए ज़्यादातर लोगों ने लगभग 20 साल के आसपास, केवल हरिहर द्वितीय का शासनकाल ज़्यादा दिनों तक था, 25 साल के आसपास था यहाँ। अब तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो सदाशिव था। ठीक है। राक्षसी तंगड़ी व तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। तो जो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ तालीकोटा या तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं या बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, 23 जनवरी 1565 में हुआ और इसी युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। अब विजयनगर का पतन होने में दक्षिण राज्य में के कुछ संघ शामिल थे। दक्षिण राज्यों में छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने अपना संघ बना लिया था। कौन कौन राज्य थे? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर था। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किसने किया? अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तान के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। अब आपस में टकराने का कारण क्या था कि तुंगभद्रा के दोआब थे। अब जैसे आप उत्तर भारत में देखेंगे गंगा यमुना दोआब बहुत ज़्यादा आपका प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उसी प्रकार से दक्षिण में तुंगभद्रा का जो दोआब क्षेत्र था, कृष्णा गोदावरी के कछाड़ में और मराठवाड़ा में ये लोग जो है आपस में बहमनी राजा और विजयनगर के राजा जो है आपस में ये लोग टकराते थे। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब जब तालीकोटा युद्ध होता है तो उसके बाद क्या होता है कि सदाशिव जो हैं
वो तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बना लेते हैं और शासन करना आरंभ कर देते हैं। विजयनगर का चौथा राजवंश जो तुलु राजवंश के बाद आता है वो अराविडु वंश आता है और वो 1570 से लेकर 1672 लगभग 100 वर्षों तक की स्थापना कौन करते हैं? तिरुमल के ने सदाशिव को अपदस्थ कर। तो देखिए सदाशिव जो है तालिकोटा युद्ध के बाद अराविडु वंश का वो तिरुमल की सहायता से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करते हैं, लेकिन उसके बाद तिरुमल जो हैं वो सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में चौथे राजवंश अराविडु वंश का स्थापना कौन करते हैं? तो वो करते हैं अराविडु वंश का तिरुमल करते हैं। किसको? सदाशिव को अपदस्थ कर। तो तिरुमल के सहयोग से ही सदाशिव जो है वो पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन कर रहे थे और इनको अपदस्थ कर अराविडु वंश का शासन तिरुमल शुरू करते हैं पेनुकोंडा में। और अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, अभी कोई टेक्निकल इशू है, ठीक हो जाएगा ये। तो अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्या था देखते हैं हम लोग। तो प्रांत को मंडल कहा जाता था, जो प्रोविंस है। कोट्टम या वलनाडु जिले को कहा जाता था। नाडु जो है 50 ग्रामों के समूह जिसको मेला ग्राम भी कहा जाता था, और ग्राम को उर कहा जाता था। पूछ देता है आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था और इस भूखंड को अमरम कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए हिस्ट्री में क्या है कि टर्म्स बहुत होते हैं। कौन राजा क्या कहलाता था, राजा के सामंत क्या कहलाते थे, मंत्री के लिए अलग नाम था, विभिन्न मंत्रियों के लिए अलग, विभिन्न विभागों का अलग नाम था, हर भूमि की अलग नाम है, उसके बाद करों का नाम अलग है, जो प्रदेश हैं वो उनका नाम अलग अलग है, हर साम्राज्य में अलग अलग। तो इसलिए काफ़ी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। अब हम लोग एक आयंगर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था और इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयगर कहा गया। समझ गए? तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, उनको सब मिलाकर एक साथ आयगर कहा जाता था और वो अवैतनिक होते थे। मतलब इनको वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन इनको सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि दे देती थी। भूमि दे देती थी कि आप इस पे लगान देंगे नहीं। अब वो भूमि का उपयोग करते थे या भूमि किसी दूसरे को दे देते थे, उससे लगान वसूल करते थे, खुद रखते थे। इनका पद जो होता था किसका? आयगर लोगों का, वो आनुवांशिक होता था, हेरिडेटरी होता था। मतलब पिता का के बाद पुत्र आ जाएगा। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन है देख लेंगे हम लोग। तो यात्री निकोलो कॉन्टी जो कि इटली से आया था 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के कार्यकाल में। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के काल में। नूनीज आया था वो पुर्तगाल से 1535 ईस्वी में अच्युत राय के समय। डोमिंग पायस यह भी पुर्तगाल से आया था 1515 कृष्णदेव राय। अब बारबोसा पुर्तगाल से आया था 1515 से 16 में कृष्णदेव राय से। ज़्यादातर लोग पुर्तगाल से आ रहे हैं। कर्निक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो एक ऐसा आयगर, अब 12 लोगों का समूह मिलकर एक आयगर बनता था। तो एक ऐसा आयगर जिसके पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित कागज पूरा या दस्तावेज रहते थे, उसको कर्निक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कर्निक। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। अब भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग, तो ये कम ही था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। अब एक इनका विवाह कर भी था, मैरिज टैक्स। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली क्या है? तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति उम्बली कहलाती थी। अब रत कोडगे क्या है? युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोडते थे। ये सारे भूमि के प्रकार हैं, याद कीजिए आप। कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसे भूमि को कुट्टगी कहा जाता था।
अब वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे। अब देखिए, भूमि थी, उस पर कुछ लोग खेती करते थे, तो अगर भूमि दूसरे को जाती थी तो जो बंधुआ मजदूर उस खेत से जुड़े होते थे वो भी हस्तांतरित हो जाते थे, और वैसे लोगों को, वैसे कृषक मजदूर को कूदी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? कदाचार। तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग, टकसाल क्या होता है? जिसमें सिक्के आपके बनाए जाते हैं, उसको टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोड़ी खाना। चेत्तियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तवार के, अब चेत्ती कौन थे? व्यापारी लोग थे। तो वैसे ही दस्तकार लोग जो थे उनके लोगों को बीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और ये भी व्यापार में, ये लोग क्या दस्तकारी वर्ग में निपुण होते थे। चेत्ती लोग व्यापार में जैसे निपुण थे, वैसे ही वीर पंचाल लोग दस्तकारी वर्ग में निपुण थे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। ऐसे लोग जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए हैं उनको बड़वा कहा जाता था। और विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य को क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो कल्याण मंडप क्या था? एक मंदिर निर्माण के लिए एक विशिष्ट अभिलक्षण विजयनगर राज्य में था। विजयनगर की मुद्रा को पगोडा कहा जाता था, और बहमनी राज्य की मुद्रा जो है वो हून कहलाती थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ जो है हमारा विजय राज्य कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है बहमनी राज्य। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहमनी राज्य, और इसके बारे में आइए शुरू करते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 AD 1347 AD में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। किसने की? हसन गंगू ने की। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से वो सिंहासन पर बैठा। उसको हसन गंगू भी कहते थे, और वो गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में, कौन से प्रांत थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बड़ार एवं बीदर में बांटा। और इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। कौन बना? मुहम्मद शाह। और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग, जो कि बुक्का के विरुद्ध हुआ। बुक्का कहाँ का था? हरिहर और बुक्का कहाँ के थे? ये लोग विजयनगर राज्य के थे। तो बहमनी राज्य में बता चुका हूँ, और विजय राज्य में आपस में कौन, तुंगभद्रा दोआब के लिए भी युद्ध होते रहता था। तो इसीलिए बारूद का प्रयोग जो मोहम्मद शाह ने सबसे पहले बुक्का के विरुद्ध किया। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज जो था वो खगोलिकी को, जिसको हम लोग कहते हैं, ये खगोलिकी क्या है? वो कॉस्मोलॉजी को प्रोत्साहन देता था। खगोल विज्ञान जो है, एस्ट्रोलॉजी को जो है प्रोत्साहन देता था। और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला, मतलब उसकी एक लैबोरेटरी भी थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज जो है फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। काफ़ी विद्वान व्यक्ति था फिरोज। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। तो फिरोज शाह बहमनी जो था उसका, उन्होंने हिंदुओं को बहुत सम्मिलित किया था अपने प्रशासन में। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। प्रश्न पूछ देगा कि चौल क्या था, दभोल क्या था? तो ये प्रमुख बंदरगाह थे। अब यहाँ बहमनी वंश के प्रमुख शासक के बारे में एक टेबल है। तो पहला मुहम्मद शाह प्रथम जो है 1358 से 1375 में, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मुहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन अहमद 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458, और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482। अब इसमें देखेंगे तो सबसे कम जो है दाऊद प्रथम 1378 तक ही रहा है। उसके बाद और लोगों का ज़्यादा समय है। अब ये समय आप लोग याद कैसे करें? तो जैसे मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि आप लोग पहले टाइमलाइन बनाएं, टाइमलाइन पर उनका नाम लिख दें जो जो शासक हैं, और फिर उनका टाइम पीरियड लिख दें, और उसको बार बार देखते रहें। अब एक टेबल दिया हुआ है प्रांतपति, जिसको तरफदार भी कहते हैं। तो तरफदार के विशेष विरुद्ध कौन कौन है देख लेते हैं। तो दौलताबाद के विशेष विरुद्ध मसनद आली। बरार प्रांत के विरुद्ध कौन था? मजलिस आली। बीदर का अजाम हुमायूं, और गुलबर्गा का मालिक नायब। तो ये भी टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे।
शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की और इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। क्या नाम रख दिया? गुलबर्गा से हटा दिया, बीदर में स्थापित की और उसका नया नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवां जो है उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया किसके शासनकाल में? ख्वाजा जहाँ की, ये मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में, और उनको ख्वाजा जहाँ कहा गया महमूद गवां को। ठीक है। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फिर फांसी भी दे दी गई। तो देखिए, कभी उनको ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी जाती है और कभी फांसी भी दे दी जाती है। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई और इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। इन्हें भोजन और कपड़ा भी राजा की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। किसके नाम से? रियाजुल इंसा के नाम से। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री आता है निकितीन और वो बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का ही शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराप सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह था। और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। जब कलीमुल्लाह की मृत्यु होती है तो बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट जाता है। और इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण देखते हैं हम लोग। तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर में बट जाता है बहमनी राज्य। और बीजापुर वंश को आदिल शाही वंश, अहमदनगर को निजाम शाही, बरार को इमाद शाही, गोलकुंडा को कुतुब शाही और बीदर को बरीद शाही, उनके संस्थापक के नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया है। अब बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह तो आदिल शाही, अहमदनगर मलिक अहमद के नाम पे निजाम शाही, बरार इमाद शाही जो है फतेउल्लाह इमाद शाह के नाम पर, गोलकुंडा कली कुतुब शाह संस्थापक हैं कुतुब शाही, और अमीद अली बरीद के नाम पे बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना हो गई। स्थापना का वर्ष जो है 1489, बीजापुर 1490, अहमदनगर, बरार भी 1490, दोनों 1490, गोलकुंडा 1512 और सबसे अंतिम 1526 बीदर। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। ये 8 मंत्री कौन कौन है? इस प्रकार थे। देखिए, इसीलिए मुश्किल हो जाता है हिस्ट्री, क्योंकि हर एक काल आता है, सल्तनत काल आता है, मुगल वंश आता है, विजयनगर साम्राज्य आता है, बहमनी साम्राज्य आता है, तो हर एक वंश आता है। अब वो वंश का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ठीक है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अलग अलग मंत्री हैं, सबका नाम अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका नाम अलग अलग है। तो इसलिए हर नाम को आपको याद रखना है, कब कौन आया। तो ये सारा फैक्ट्स जो है याद करने के कारण ही हिस्ट्री डिफिकल्ट है। तो अगर उसको समझ कर टाइमलाइन पे प्लॉट कर करके अगर हम लोग बार बार सुन के बार बार रिवाइज करके पढ़ें तब आसान होगा हिस्ट्री, तब हमें याद हो जाएगा, पच जाएगा, हिस्ट्री डाइजेस्ट हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो मंत्री देखें, वकील ए सल्तनत मंत्री का नाम है। ये दिल्ली के मलिक नायब के समान है। ये जो वकील ए कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए वकील को छोड़कर एक वकील ए कुल रखा गया है। तो वकील ए सल्तनत को छोड़कर अब जैसे दिल्ली के मलिक नायब जो होता है, मलिक नायब क्या था? तो दिल्ली सल्तनत में मलिक नायब जो था वो सुल्तान के बाद का अधिकारी होता था, मलिक नायब। तो वैसा ही वकील सल्तनत जो है यहाँ, वो जैसे बहमनी ये यहाँ क्या बोलते हैं, ये बहमनी जो आपका साम्राज्य है उसमें सुल्तान के बाद कौन है? मंत्री, वकील सल्तनत। और फिर मंत्री को कार्यों के निरीक्षण के लिए कौन है? वकील कुल है। अमीर जुमला कौन है? अर्थ विभाग का अध्यक्ष है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है ये। वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करने के लिए वजीर अशरफ। नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित नाजिर है। पेशवा कौन है? वकील सल्तनत का सहायक। और वकील सल्तनत कौन है? तो सुल्तान के बाद वकील सल्तनत और उसका सहायक पेशवा है, प्रधानमंत्री। कतिवाल या कोतवाल, तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी क्या है? कोतवाल है, कोतवाल। सदरे जहां, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष जो है वो सदरे जहां है। ठीक है। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साखे खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था और इसके मुख्य अधिकारी सर नौबत होता था। तो सुल्तान के लिए अंगरक्षक सैनिक दल था, सर नौबत के रूप में इसका मुख्य अधिकारी जाना जाता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे
अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। काफ़ी उदार था वो अली आदिल शाह। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था और उसके अधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रशय देना जारी रखा था। इसी कारण से उसे सूफी कहते थे। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था और उसने किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की और इसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी भी बनाई और अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु भी कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, पूछता है जगत गुरु कौन, तो आदिल शाह द्वितीय। अबला बाबा कौन, आदिल शाह द्वितीय। गरीबों का दोस्त कौन, तो आदिल शाह द्वितीय। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए थे। अब मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में चार मीनार बनाई। तो चार मीनार प्रश्न पूछता है कि किसने बनाया, हैदराबाद में है चार मीनार, तो उसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया 1591 से 92 में। और इसमें चारों दिशाओं में चार ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिली मेहराब हैं और इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। ठीक है। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबद बीजापुर इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का जो मकबरा है उसी को इब्राहिम रौजा कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बीजापुर में जितने भी इमारतें हैं उसमें दो इमारत हैं, एक गोल गुंबद जो वो जानते हैं आप लोग बीजापुर में, और एक इब्राहिम रौजा भी जान लीजिए, वो इब्राहिम आदिल शाह का ही मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबद का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। तो ये गोल गुंबद क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका गुंबद जो है बहुत विशाल है और वैसा गुंबद फिर बना नहीं। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। इसके जो चारों कोनों पर हैं वो ऊंची और गोलाकार मीनारें हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। और कहा जाता है कि मुख्य कक्ष की ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ अगर किया जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। तो यही इसके प्रसिद्धि के कारण है। तो इस प्रकार से हमारा बहमनी साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है और उसके बाद कुछ आपके स्वतंत्र प्रांतीय राज आ जाएंगे। तो उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस पार्ट में भी काफ़ी फैक्ट्स हो गए। इस वीडियो को आप लोग इसीलिए बार बार देखिए और बार बार देख देख के आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कीमती कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सबसे पहले इसके लिए आप लोग क्या करें कि नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अगले वीडियो में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के साथ इस लूसेंट सीरीज के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए